गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाइयों, अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणियों, अंतर्वस्तु विश्लेषण के चरण और उपयुक्तता और दोषों के बारे में पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाइयों के बारे में चर्चा करते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि का एक महत्वपूर्ण अंश अनुसंधान तथ्यों के अंतर्वस्तु की इकाइयों का चुनाव करना है। इन इकाइयों के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, पात्र, मदय, प्रसंग तथा स्थान व समय माप आदि। इसके अतिरिक्त अब हम अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणियों की चर्चा करेंगे। केवल अध्ययन की इकाइयों को चुन लेने मात्र से ही अंतर्वस्तु विश्लेषण के लिए आवश्यक तथ्य प्राप्त नहीं होते, जब तक कि इन इकाइयों को कुछ निश्चित श्रेणियों में विभाजित नहीं कर लिया जाए। अर्थात उन निश्चित श्रेणियों का निर्धारण जरूरी है जिनके अंतर्गत विषय सामग्री का वर्गीकरण करके उसका विश्लेषण किया जाना है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणियों की दृष्टि से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। विषय तथा उसके स्वरूप में अंतर के आधार पर विभेदीकरण। दूसरा, स्तरभेद, शक्तिशाली व कमजोर समाज की दृष्टि से अनुकूल व प्रतिकूल, नैतिक व अनैतिक। मूल्यभेद, मूल्य कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे रोमांच संबंधी मूल्य, धन संबंधी मूल्य, यौन संबंधी मूल्य, आध्यात्मवादी मूल्य, भौतिकवादी मूल्य आदि। व्यक्तिगत भेद, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अहंवादी एवं परार्थवादी व्यक्तित्व। पांचवा है सामग्री के स्रोत, हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू लेखकों की रचना, हिंदी साहित्य व उर्दू साहित्य, कांग्रेस पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत। और छठा है पात्र, नायक व खलनायक, मुख्य पात्र व सहायक पात्र आदि। सातवां है कथन संबंधी, सकारात्मक कथन व नकारात्मक कथन, प्रत्यक्ष कथन व अप्रत्यक्ष कथन, तथ्य संबंधी कथन व अभिज्ञान संबंधी कथन। और आठवां है विपरीत श्रेणियां, लौकिक व पारलौकिक, सुख दुखवाद, आध्यात्मिक संस्कृति व भौतिक संस्कृति। नवां है वर्ग भेद, विद्यार्थियों के लिए, श्रमिकों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, नेताओं के लिए, जनता के लिए, शासकों के लिए, शासितों के लिए, महिलाओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, भाषण लेख, पुस्तक या संपादकीय आदि। और दसवां है कहानियों का वर्गीकरण, लोक कथा, हास्य कथा, बाल कहानियाँ, सत्य कथा, प्रेम कहानी। अंतर्वस्तु विश्लेषण के चरण महत्वपूर्ण ये हैं। पहला है विषय से संबंधित तथ्यों का चुनाव। अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रथम चरण विषय से संबंधित उन तथ्यों को चुनना है जिनका अध्ययन हमें अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति द्वारा करना है। यदि समस्या से संबंधित तथ्य अधिक मात्रा में हैं तो हमें सीमित मात्रा में तथ्यों के चुनाव के लिए निदर्शन पद्धति का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा है एक अध्ययन इकाइयों का चुनाव। तथ्यों के चुनाव के बाद दूसरा चरण अध्ययन की इकाइयों का चुनाव है। ये इकाइयाँ शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, पात्र, स्थान तथा समय आदि कुछ भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रेमचंद के किसी उपन्यास का चुनाव कर लेने के बाद यहाँ हम यह तय कर सकते हैं कि अध्ययन का इकाई पुरुष पात्र होंगे। और तीसरा है अंतर्वस्तु की इकाइयों का श्रेणी में विभाजन। प्रत्येक समस्या से संबंधित विभिन्न चरों को ध्यान में रखकर अध्ययन की इकाइयों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रेमचंद के किसी उपन्यास के पुरुष पात्रों को नायक, सहनायक, खलनायक आदि श्रेणियों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। और चौथा है श्रेणियों का परीक्षण। अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रविधि द्वारा किए जाने वाला अध्ययन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हो सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि अध्ययन के लिए चुनी गई श्रेणियों की जांच कर ली जाए
कि वे विश्वसनीय हैं अथवा नहीं। श्रेणी निर्धारण के लिए कुछ मानकों को भी अपनाना आवश्यक है। और पांचवा है पद्धति का सही उपयोग। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अध्ययन की रूपरेखा के अनुसार जिस पद्धति का उपयोग किया जाना है, पूरे अध्ययन में सर्वत्र उसी पद्धति को काम में लिया जाए। छठा है अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना। विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद अध्ययन की रूपरेखा तैयार की जाती है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि अध्ययन में प्रमुखतः किन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सातवां है अंतर्वस्तु की इकाइयों का मापना। अंतर्वस्तु की प्रत्येक श्रेणी में जो सामग्री डाली जाती है उसे सांख्यिकी प्रणाली द्वारा मापने या गिनने का कार्य किया जाता है। इसी परिमाणात्मक माप के माध्यम से ही अंतर्वस्तु का सही विश्लेषण एवं मूल्यांकन हो पाता है। आठवां है विश्लेषणात्मक व्याख्या। प्राप्त तथ्यों का परिमाणात्मक माप कर लेने के बाद उनका वर्गीकरण एवं सारणीयन किया जाता है। इससे तथ्यों की समानताओं एवं भिन्नताओं का पता चल पाता है। इनके आधार पर ही तथ्यों की विश्लेषणात्मक व्याख्या की जाती है। फिर रिपोर्ट तैयार करना। विश्लेषणात्मक व्याख्याओं के पश्चात पूरे अध्ययन के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें विश्लेषणों और निष्कर्षों की व्याख्या सहित सारणियों, चित्रों, ग्राफ आदि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अब हम अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। प्रजातंत्रात्मक प्रणाली वाले देशों में जनता का विशेष महत्व होता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से जनमत का पता लगाया जाता है। वास्तव में जनमत ही प्रजातंत्र की असली ताकत है। दूसरा है इस प्रविधि की सहायता से होने वाले अध्ययनों के माध्यम से देश में हो रहे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों का पता लगाया जा सकता है। तीसरा है अंतर्वस्तु विश्लेषण की सहायता से संचार के साधनों, समाचार पत्रों, पुस्तक, भाषण, दूरदर्शन आदि के सार्वजनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। एक ओर इन साधनों की प्रकृति का और दूसरी ओर जनता पर पड़ने वाले इनके प्रभावों की प्रमाणिक जानकारी मिल जाती है। चौथा है इस प्रविधि का इस दृष्टि से भी विशेष महत्व है कि इसकी सहायता से गुणात्मक विषयों का परिमाणात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। और पांचवा है अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से व्यक्तित्व के अध्ययन में काफ़ी मदद मिलती है। किसी व्यक्ति विशेष के भाषणों, पुस्तकों, लेखों आदि का अंतर्वस्तु विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व के संबंध में महत्वपूर्ण बातों जैसे उसके विचारों, आदर्शों, मूल्यों, उद्वेगों आदि की जानकारी मिल जा पाती है। इन्हीं विशेषताओं का आधार बनाकर व्यक्तित्वों का श्रेणी विभाजन किया जा सकता है। और छठा है अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के माध्यम से किसी समूह या समुदाय विशेष के मनोवैज्ञानिक झुकाव का भी अध्ययन किया जा सकता है। किसी समूह या समुदाय के संबंध में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों, कहानियों, दूरदर्शन कार्यक्रमों आदि के अंतर्वस्तु विश्लेषण से उसके मनोवैज्ञानिक झुकाव का सुगमता से पता चल जाता है। इससे प्रशासकों, समाज सुधारकों, योजना निर्माताओं आदि को अपने कार्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने हेतु आवश्यक जानकारी मिल जाती है। सातवां है इस प्रविधि की सहायता से संचार के अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे अध्ययनों से अनेक अंतर्राष्ट्रीय तत्वों के उद्घाटन में सहायता मिलती है। अब हम इसकी सीमाओं के बारे में चर्चाएं करेंगे। अंतर्वस्तु प्रविधि की एक महत्वपूर्ण प्रमुख सीमा यह है कि क्षेत्र कार्य के लिए वह अनुपयुक्त है। अंतर्वस्तु विश्लेषण हेतु चुने जाने वाले विषय जैसे कोई भाषण, पुस्तक, संपादकीय, दूरदर्शन धारावाहिक
आदि गुणात्मक होते हैं। उन्हें अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से परिमाणात्मक तथ्यों में बदलना अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। इसके लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। एक पूरी तरह से प्रशिक्षित अनुसंधानकर्ता ही सफलतापूर्वक इस विधि का प्रयोग करते हुए विषय की विश्लेषणात्मक व्याख्या कर सकता है, जिसकी सहायता से वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि अपनी कुछ सीमाओं के बावजूद भी इस प्रविधि के माध्यम से अनेक वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं जिन्होंने ज्ञान राशि को बढ़ाने में योगदान दिया है। धन्यवाद।